Assalamu alaikum dear students, this is Samir Lauddin and I'm your physics teacher. हमारा इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर चल रहा है, राइट? उसमें कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर से रिलेटेड होगा, राइट? क्या आपको याद पड़ रहा है कि हमने कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी पढ़ा था? उसमें दो किस्म के बेसिक कम्बिनेशन हम लोगों ने स्टडी किए थे। एक को पैरेलल कम्बिनेशन का नाम दिया था और दूसरे को सीरीज़ कम्बिनेशन का नाम दिया था। फिर हमने उस सर्किट के कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखे थे कि भाई जो सीरीज़ में होता है वहाँ चार्ज का अमाउंट सेम होता है, यानी हर एक कैपेसिटर पर सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस अपेयर हो जाते हैं और जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। और फिर हम लोगों ने पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ा था। पैरेलल कम्बिनेशन भी क्या था डियर स्टूडेंट्स? वहाँ पे हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि भाई जो प्लेट्स हैं डायरेक्टली कनेक्टेड हैं टू द बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है भाई। उसमें कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये देखे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू आउट द सर्किट सेम रहेगा, यानी हर एक कैपेसिटर हर एक कंपोनेंट में से सेम होगा। जो क्वांटिटी ऑफ करंट है या जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, राइट? और वो भी डिपेंड करती है कैपेसिटेंस पर। आज जो हमारा टॉपिक है कम्बिनेशन के नाम वही है, सिर्फ कैपेसिटर की जगह पर हम क्या रखेंगे? रेजिस्टर्स रखेंगे, राइट? पिछले टॉपिक में हम लोगों ने रेजिस्टर को डिस्कस किया था कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। हमने कहा था कि भाई जब किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है यानी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, राइट, तो उसको कुछ कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस पेश आती है, ठीक है। तो उस कंडक्टर का हमने रेजिस्टेंस कहा था कि ये उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस हर एक कंडक्टर अलग अलग तरीके से ऑफर करता है टू द फ्लो ऑफ करंट। सॉरी। तो आज हमारा टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। राइट, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। दो बेसिक कम्बिनेशन है, आप बखूबी जानते हैं, और दूसरा है पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल। हमने कैपेसिटर को जब सीरीज में कंबाइन किया था, आपको याद है, तो जब हम एक लाइन की शक्ल में उसको कनेक्ट करते हैं टू द बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस, दैट वी कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट? तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। देखिए, रेजिस्टेंस की जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, आप जानते हैं, ये रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे भी हम लोग ड्रा करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ रेजिस्टर्स लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको थोड़ा डिफाइन कर लो कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। व्हेन resistors are connected one after the other यानी एक के बाद दूसरा, इस तरीके से इन लाइन, आप लाइन लिख सकते हैं, इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट? यानी कुछ इस तरीके से सेल या बैटरी का सिंबल थोड़ा बड़ा करेंगे तो बैटरी का बनेगा, वरना ये सेल का सिंबल है। सपोज हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई किया, दिस पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की बात आएगी वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, राइट? और जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, वहाँ पे क्या होता है? करंट वजूद में आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये हमारे पास रेजिस्टर R1 है एंड दिस इज R2, दिस इज R3, राइट? और ये हमने पोटेंशियल अप्लाई की है E, या इसको एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, EMF है, राइट? तो बैटरी की पोटेंशियल को EMF कहा जाता है, इसलिए E से डिनोट किया मैंने, एप्सिलॉन से भी नोट कर सकते हैं, ये एप्सिलॉन से भी नो मैटर, ठीक है। बहरहाल एक हम लोगों ने यूज़ करना है।
तो देखिए यहाँ पे ऐसे चार्जेस फ्लो करेंगे, आएंगे, मींस करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट यहाँ से ऐसे होते हुए इधर से होते हुए निकलेगा और फिर यहाँ पे आएगा, चार्जेस फ्लो करते हैं यहाँ से होते हुए, फिर इस ईएमएफ से पोटेंशियल लेकर फिर इस सर्किट में से घूमते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हर एक रेजिस्टर के पास ले जाता है। अगर ये R1, R2, R3 रेजिस्टर्स हैं तो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि ईएमएफ को अप्लाई किया है, तो यहाँ पे ये V1 बनेगा और ये V2 बनेगा इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस जो है V3 बनेगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस देखें वो डिफरेंट होगा सीरीज में। देखिए हमने कैपेसिटर के केस में भी पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। या देखिए V1, V2, V3 इसलिए नाम दिया 1, 2, 3 का, क्योंकि ये डिफरेंट है। 1, 2, 3 का नाम दी थी, सिर्फ 1 VV लिखते तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब चूंकि सीरीज का ये एक प्रॉपर्टी होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस और वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से, लेकिन करंट एक होता है। करंट क्यों एक होता है? करंट का जो पाथ है वो एक है। पूरे रेजिस्टर्स को जब ये क्रॉस करता है तो उसका एक ही पाथ होता है, वन पाथ होता है, इसलिए करंट भी वन ही होगा, मींस सेम होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज लिखने से पहले हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई छोटे छोटे रेजिस्टर लगाए हैं, बल्ब समझे, ये बल्ब है, ठीक है, ये छोटे छोटे बल्ब हैं। आप कोई भी एक दूसरा अप्लायंस ले सकते हैं, 9 मीटर। हम कहते हैं कि इन तीनों का एक इक्विवेलेंस रेजिस्टर भी हम लगा सकते हैं। मींस अगर ये एक बड़ा सा रेजिस्टर लगा लेते हैं तो हम कहते हैं कि दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसमें से जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो इस हिसाब से होते हैं, राइट। R is the equivalent resistance of this circuit। आप 3 लगा दें, चाहे इन तीनों के बराबर एक बड़ा वाला लगा दें सर्किट में, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, हम इसके करंट को देखेंगे, फिर वोल्टेज को देखेंगे, राइट, और फिर इससे जो इनके रेजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो निकालेंगे। तो जो करंट होता है, करंट I वो सेम होता है और ये लाजमन सेम होगा, ठीक है। अगर सेम नहीं होगा तो फिर वो सीरीज सर्किट नहीं कहलाएगा, ठीक है, इट इज़ नेसेसरी। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं, ये क्या होगा, ये डिफरेंट होगा। सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ ड्रॉप होता है, यहाँ ड्रॉप होता है, यहाँ ड्रॉप होता है, जितना यहाँ पे है वो इतना यहाँ पे नहीं होगा, जितना यहाँ पे है वो इतना यहाँ पे नहीं होगा, तीनों मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, राइट। हम वोल्टेज को सेम भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है रेजिस्टर की वैल्यू पे कि कितना रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंसेस सेम रखेंगे 1, 2, 3 तो वोल्टेज भी सेम होगा। बराबर हम ऊपर नहीं जाते हैं, हम ये देखते हैं जो चीज़ डिफरेंट है उसको कैलकुलेट कर लो, राइट। ये एक की पॉइंट है कि यहाँ पे देखिए जिस कॉम्बिनेशन में पैरेलल हो, सीरीज हो, वहाँ पे जो क्वांटिटी डिफर कर रही हो, जो डिफरेंट हो, उसको लेते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम बैटरी के वोल्टेज की बात करते हैं तो असल में वो क्या होता है, E, और E इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों? क्योंकि ये जो वोल्टेज यहाँ पे डेवलप हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है, यानी E होगा तो ये वजूद में आएंगे, E नहीं होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होगा तो ये डेवलप नहीं होंगे। तो इनके मजमुए को यहाँ पर बेशक ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो उनका मजमुआ दोबारा ईएमएफ के बराबर हो जाता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन राइट ईएमएफ इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस
अक्रॉस ईच रेजिस्टर, राइट। हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR, होता है कि नहीं होता है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अगर EMF की बात करते हैं तो IRE लिखेंगे और V1 की जगह पर क्या लिखेंगे, V1 I प्लस सॉरी ये R, देखें ये वाला V इसके बराबर है, तो I तो सेम है, R1 प्लस I R2 प्लस I R3 लिख सकते हैं ना। देखिए ये ऐसे, चलो इससे मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी रहे, राइट। इसको बड़ा करके लिखते हैं, ये E इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। इसको रिप्लेस करते हैं, बैटरी की EMF है तो इसको हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये टोटल I कैपिटल और टोटल रेजिस्टेंस, इसकी जगह पर IRE और इसकी जगह पर IR1 IR2 IR3, राइट। तीनों में से कॉमन क्या चीज़ है, I, और ये तीनों में से I जब निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। अब ये I से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास RE की वैल्यू क्या बनेगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दिस इज द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है, देखिए ये इक्वेशन सीरीज सर्किट के लिए है। ये हमें ये बता रहा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स हैं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हैं वो R1 R2 R3 के सम के बराबर होता है। यानी जो छोटे छोटे रेजिस्टर्स हम लोगों ने इस सर्किट में यूज़ किए थे उनको जमा करेंगे तो एक बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। वो बड़ा रेजिस्टेंस हम एक रेजिस्टर से रिप्लेस करते हैं। एक बड़ा रेजिस्टर लगाया, उसका जो रेजिस्टेंस है ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस इन तीनों के मजमूए के बराबर होता है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए होता है, राइट। यानी रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी पढ़ेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। इसे थोड़ा पढ़ना पड़ता है और इनके साथ टच होना पड़ता है, तो ये बड़े आसान रहते हैं। अब दूसरा जो है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम जो रेजिस्टर्स होते हैं उनको डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं टू द बैटरी। बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह हमने कैपेसिटर के केस में पढ़ा था, हमने कैपेसिटर के जो लेफ्ट प्लेट्स थे वो एक टर्मिनल से कनेक्ट थे और तमाम कैपेसिटर के जो राइट प्लेट्स थे वो दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट किए थे। मींस कि हमने डायरेक्टली कनेक्ट किए थे कैपेसिटर को टू द पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब यहाँ पर भी वही चलेगा, इधर भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम कुछ रेजिस्टर्स लेंगे ऐसे, से दिस इज R1 और यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टर लेंगे, से दिस इज R2 और एक तीसरा रेजिस्टर लेंगे, से दिस इज R3, ठीक है। अब सबको ऐसे कनेक्ट करेंगे एक वायर की या कंडक्टर के थ्रू से। अब डायरेक्टली अगर हमें कनेक्ट करना है, डायरेक्टली कनेक्शन से क्या मुराद है कि एक ही वक्त में बैटरी के एक टर्मिनल से ये जो लेफ्ट एंड है रेजिस्टर्स का R1 R2 R3 का जो लेफ्ट एंड्स हैं, राइट, लेफ्ट एंड्स सिरे, वो एक ही वक्त में बैटरी के एक सिरे से कनेक्ट होते हैं, से दिस इज पॉजिटिव। तो R1 R2 R3 के जो लेफ्ट एंड हैं वो तीनों एक ही वक्त में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हैं। इसी तरह से जो R1 R2 R3 के जो राइट एंड्स हैं वो एक ही वक्त में बैक वक्त कनेक्टेड हैं टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, से दिस इज E, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना बैटरी, इसलिए ये लगाया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी इन दिस कॉम्बिनेशन वी कनेक्ट
all the resistors to the battery in such a way that all left ends of the resistors are connected to one terminal of the battery, say this is positive in this case, and all right ends of the resistors are connected to the other terminal of the battery, say this is negative in this case, right? तो ये हम लिख सकते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा लिखो, in this combination all left ends of resistors are to the positive terminal and right ends to the negative terminal of the battery। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी इसमें करंट क्या होगा और वोल्टेज का बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या है, बड़ा आसान है। हम देखेंगे कि I के साथ क्या हो रहा है वो लिखेंगे और V के साथ क्या हो रहा है वो देखेंगे। जो सेम होगा उसको सेम रहने देंगे, जो डिफर करेगा उसको कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमें ओवरऑल सर्किट की जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू या उसका फार्मूला इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब यहाँ से चार्ज किया मीन्स करंट जा रही है, फ्लो कर रही है, ऐसे करंट यहाँ फ्लो कर रही है। जब यहाँ तक करंट पहुँचता है तो उसको यहाँ से पास होने के लिए फिर 3 रास्ते मिलते हैं। करंट इस रास्ते पर भी जा सकता है, इस पर भी जाता है और इस पर भी जाता है। अब करंट तीनों रास्तों पर फ्लो करना स्टार्ट करता है। अब करंट यहाँ पे भी आता है, इधर भी आता है और इधर भी आता है। इट मीन्स इस पॉइंट पर करंट जो है वो डिवाइड हो गया है, राइट। तो जब डिवाइड हो गया है तो फिर यहाँ पे हमारे पास I1 आएगा, इधर I2 बनेगा और यहाँ पर I3 मुख्तलिफ करंट आएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो सेम रहता है। इस रेजिस्टर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज़ V। फिर हम देखते हैं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। मीन्स कि थ्रू आउट द सर्किट V जो है वो सेम रहता है। लेकिन करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाता है 3 रास्तों पर। अगर ज़्यादा रेजिस्टर है तो ज़्यादा रास्तों पर डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये I1, I2 एंड I3 होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में I सेम था, V डिफरेंट था। हमने V को कैलकुलेट किया था और पूरे सर्किट के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी। इस केस में I डिफरेंट है, V सेम है, तो हम I को कैलकुलेट करेंगे और पूरे सर्किट के लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो निकालेंगे, राइट। तो अगर आपके ज़हन में सवाल आ रहा है कि भाई V डिफरेंट नहीं हो सकता है, हाँ V डिफरेंट भी हो सकता है। अगर हम R की वैल्यू को डिफरेंट रखें, ठीक है, सेम रखेंगे तो फिर V चेंज हो जाएगा, डिफरेंट रखेंगे चेंज हो जाएगा। मीन्स कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में I का डिफरेंट होना ये डिपेंडेंट है, लेकिन V का सेम होना ये लाजमी है, ठीक है। V सेम रहेगा। सॉरी, मेरे ख्याल में मैंने कहा कि भाई V को चेंज कर सकते हैं, नहीं, V को नहीं, ठीक है। V को चेंज इसलिए नहीं कर सकते, देखिए कि तीनों जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द एंड्स ऑफ द बैटरी। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी हो। इन दोनों सिरों का पोटेंशियल डिफरेंस ये, तो इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस ये, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। मैं ये बताने वाला था पिछले केस में कि भाई I को हम सेम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम R को सेम रखेंगे तो I सेम हो जाएगा। बहरहाल उस पर हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि भाई जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें V सेम रहेगा, ये लाजमी है।
आई डिफरेंट होता है, लेकिन ये लाजमी नहीं है, हो सकता है सेम भी हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट भी हो सकता है। हम डिफरेंट होगा तो फिर उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखने हैं हम लोगों ने। ये डिफरेंट है तो आई को कैलकुलेट करने के लिए फिर हम अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, राइट। आई कैलकुलेट कर रहे हैं तो आई इज इक्वल टू V अपॉन आर, ये फार्मूला मिलेगा हमें। ये टोटल करंट है, राइट। तो टोटल करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। टोटल करंट से क्या मुराद है, देखिए यहाँ इस सोर्स की वजह से हमें जितना करंट मिलता है वो करंट यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया है। यहाँ पे कुछ चला गया, कुछ यहाँ पे चला गया, कुछ यहाँ पे चला गया। फिर जब हम तीनों का सम लेते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 तो वो टोटल EMF से मिलने वाले करंट के बराबर होगा। मीन्स के E से जो करंट मिलेगा वो कैपिटल I टोटल करंट होगा। तो टोटल करंट यहाँ आकर डिवाइड हो गया है, ठीक है। ये टोटल करंट डिवाइड हो गया है I1 में, I2 में, I3 में। दोबारा सम करेंगे तो टोटल करंट मिलेगा। इस क्वेश्चन को मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा है, राइट। अब I को रिप्लेस करेंगे इस फार्मूले से V अपॉन आर ई, सॉरी आर ई क्या चीज़ है, आर ई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने उसके लिए लिया था सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए एक बड़ा सा रेजिस्टर लगाएंगे, वो इन दोनों के मजमूए के बराबर होता है। यहाँ पे क्या होगा, V तो सेम है लेकिन R1 फिर V सेम, R2 फिर V सेम, R3, इनको कॉमन निकालो, बेसिक मैथमेटिक्स है। जब V को कॉमन निकालोगे अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब ये V से कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज फार्मूला फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इनके सम के बराबर हो जाएगा। इस केस में ज़्यादा होगा कम होगा ये इसके कैलकुलेशन से हमें पता चलेगा, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन के हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला। ये फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं क्योंकि इनकी मदद से फिर हम आगे मजीद न्यूमेरिकल कॉल करेंगे, क्वेश्चंस कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, चलो थोड़ा टाइम है हमारे पास, हम एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं और फिर इस टॉपिक को, इस लेक्चर को यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टर ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर या मटेरियल कहो या इसको मटेरियल कहो तो ये बेहतर रहेगा, राइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टर ऑफ द कंडक्टर या आप मटेरियल कहो तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। एक्सपेरिमेंटली ये एक चीज़ देखा गया है कि अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स हो, उनके लेंथ डिफरेंट हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो, उसमें से जब हम करंट को पास करते हैं तो जिस कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा रेजिस्टेंस भी देगा, ठीक है। और जिस कंडक्टर का लेंथ कम होगा वो कम रेजिस्टेंस देगा। इसी तरीके से इसके बरअक्स हम लोगों ने ये देखा है कि अगर हम दो ऐसे कंडक्टर्स लेते हैं जिनका लेंथ सेम हो लेकिन एरिया डिफरेंट हो, तो फिर जिस कंडक्टर का एरिया ज़्यादा है वो कम रेजिस्टेंस देगा, जिसका एरिया कम है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा। नहीं आई बात समझ में? चले इसे एक एनालॉजी की मदद से समझते हैं, राइट। एनालॉजी क्या है कि एक वाटर पाइप है, ऐसे इसमें से वाटर फ्लो कर रही है, इसका एरिया ये है, और एक बड़ा सा पाइप है, इसमें से भी पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जब पानी फ्लो करेगा यहाँ आसानी से फ्लो करेगा क्योंकि बड़ा पाइप है, एरिया ज़्यादा है, और ये एरिया कम है,
यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस ज़्यादा दरपेश आती है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, से दिस इज कंडक्टर, और इसका जो लेंथ है, इस पर आते हैं। ठीक है, पहले ये समझे, दिस इज L1 और एक दूसरा कंडक्टर लेते हैं, से इसका जो लेंथ है दैट इज L2। अब जब हम इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसके अक्रॉस में भी पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, हमने देखा है कि जब करंट फ्लो करता है, यहाँ पर भी इधर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये R1 है और ये अगर R2 है, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ करंट ज़्यादा कम होता है, लेकिन इधर करंट थोड़ा कम होता है, यानी इधर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इधर रेजिस्टेंस कम है। तो इस चीज़ को रिलेशन से हम ऐसे लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मटेरियल या कंडक्टर, राइट। यानी ये लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, लेंथ कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम एरिया पर आते हैं, यानी हम ये कहते हैं कि एरिया के केस में R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर एक कंडक्टर है, उनके लेंथ सेम रखे हैं, लेकिन उनके एरियाज को डिफरेंट रखा है। इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2, A2 इज ग्रेटर देन A1। हमने ये देखा है कि जब एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और जब एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये इनवर्स रिलेशन है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, राइट। यानी इधर एरिया ज़्यादा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस कम होगा। इधर एरिया ज़्यादा है, पानी के फ्लो को रेजिस्टेंस कम होगा। इधर एरिया कम है तो पानी के फ्लो को रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, राइट। इसको कंबाइन करके लिखते हैं दिस एंड L/A। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, R इज इक्वल टू साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके एक कांस्टेंट रो लगाते हैं और L/A लिखते हैं। ठीक है, ये एक सिंबल है रो, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। और यहाँ पे इसका क्या काम है, दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हम लिख सकते हैं here rho is constant and known as specific resistance। ठीक है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या चीज़ है, इसे भी समझते हैं। इसी इक्वेशन से इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए रो इस इक्वेशन से निकालेंगे, ये डिवाइड है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो रो क्या चीज़ है, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। कब? जब, यानी रो जो है वो एक रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, असल में रो जो है वो रेजिस्टेंस ही है। कब इसे काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, देखा जाता है, जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो, राइट। नहीं आई बात समझ में? चलो इसे समझते हैं। सपोज हमारे पास ये एक कंडक्टर है, इसका एरिया जो है A 1 मीटर स्क्वायर है, और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ कितना है, 1 मीटर। तब इस एक टुकड़े की जो रेजिस्टेंस है उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, यानी जब हम रेजिस्टेंस को उस वक्त कैलकुलेट करते हैं जब कंडक्टर की जो लेंथ है वो 1 मीटर हो और उस कंडक्टर का एरिया
1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक, तो ऐसी सूरत में फिर रेजिस्टेंस क्या कहलाएगी, उसकी वैल्यू को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is actually a resistance of the conductor या material when its length is 1 meter and cross sectional area is 1 मीटर स्क्वेयर, राइट। यानी हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है इसका 1 क्यूबिक मीटर होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है डियर स्टूडेंट्स, असल में जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस ही होगा, ठीक है। अब जब हम इसको स्पेसिफाई करते हैं तब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल बन जाता है, ठीक है। इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें मटेरियल के बारे में मालूमात हो जाती है कि भाई एक एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, जो भी कंडक्टर है, अगर उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हम उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई ये अच्छा कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। इसी तरह तमाम कंडक्टर्स के लिए ये लगाया जाता है। तो ये कुछ फैक्टर थे जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता था, ठीक है। यानी लेंथ को ज़्यादा करेंगे, कॉमन सेंस की बात है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एरिया को ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, लेंथ को कम करेंगे रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एरिया को ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। ये एक रिलेशन है, इसे याद करना है, इसको भी और इसको भी आप लोग याद करना है। इससे हो सकता है फिर हम कुछ न्यूमेरिकल या क्वेश्चन सॉल्व कर लें। मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन